प्रिय मित्रों नमस्कार। कक्षा 10 हिंदी अ कृतिका भाग 2 के पाठ साना साना हाथ जोड़ी वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रयास करता हूं कि पाठ के एक एक शब्द को आपके सामने स्पष्ट करूं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ के अवगमन से पूर्व हम इस पुस्तक के परिशिष्ट में दिए हुए इस पाठ की पूर्व पीठिका को थोड़ा जान लेते हैं। इस पाठ में क्या है? महानगरों की भावशून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। अर्थात लेखिका मधु कांकरिया शहरों से दूर पहाड़ी और हिल स्टेशंस पर यात्राएं करती हैं, सांस्कृतिक जगहों पर भी, और उन अनुभवों को फिर शब्दबद्ध करती हैं। इस पाठ में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, जिसको गैंगटोक भी कहते हैं, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यायावरी घूमने की प्रवृत्ति। तो ये पाठ इस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है कि इस पाठ में महिला ने यात्रा वृत्तांत लिखा है। वैसे राहुल सांस्कृत्यायन जी का पुरुषों में अग्रगण्य नाम आता है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस प्रकार से इस पाठ में पीड़ा मतलब दुख और सौंदर्य मतलब सुख दोनों का अद्भुत मेल है। इस पाठ में काफी बातें ऐसी आएंगी जो कि लेखिका को प्रभावित करती हैं और कई बातें ऐसी आएंगी जो लेखिका को कष्ट देती हैं, तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त कराती है। तो जो घूमना है उससे केवल मनोरंजन ही नहीं होता, ज्ञानवर्धन भी होता है, अज्ञात स्थलों की जानकारी भी होती है और आपस में भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तो मूल पाठ पर चलने से पहले हम थोड़ा लेखिका के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। ये है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया का जन्म कलकत्ता के एक निम्न मध्यवर्गीय जैन व्यवसायी परिवार में 23 मार्च 1957 में हुआ। अक्सर छोटी छोटी बातों पर मधु और माँ की बहस हो जाया करती थी, क्योंकि समाज के नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना करना उनका स्वभाव बन गया था। मधु जी ने बीए और एमए इकोनॉमिक्स कलकत्ता के लेडी बेटन कॉलेज से किया तथा कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा किया। मधु जी को विवाह करना पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो देखने में वह बहुत सुंदर नहीं थी और इसी कारण अधिकतर शादी के लिए आई हुए रिश्तों की मनाही हो जाती थी। बार बार रिश्ते न होने की बात ने जैसे उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। और दूसरा कारण ये था कि वही रूढ़ियाँ, परंपराएं, बोझिल जिंदगी, किसी की पत्नी का खिताब मिलना, इन सब में अपनी पहचान कहीं लुप्त हो जाना, ऐसा वो मानती थी। मगर पिता के अथक प्रयास के उपरांत मधु जी का ब्याह एक पारंपरिक जैन मारवाड़ी परिवार के शिक्षित लड़के रंजित से हुआ, जो कि व्यवसाय से डॉक्टर थे। मधु जी को किताबें पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी। पिताजी साहित्य प्रेमी थे, उन्हें किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का बेहद शौक था।
तो इसका अर्थ यह है कि जो बीज होते हैं वो बचपन से ही पढ़ते हैं और परिवार से पढ़ते हैं। कॉलेज के दिनों में छोटी छोटी कहानियां लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया था। मधु जी ने अपनी एक कहानी प्रसिद्ध पत्रिका हंस में भेजी, लेकिन वह कहानी लौटा दी गई। कहानी के लौटाने पर मधु जी हताश नहीं हुई। जब कलकत्ता से वागर्थ का प्रकाश हुआ तो मधु जी ने फैसला फिर से कहानी भेजी और इस कहानी का प्रकाशन वागर्थ में हुआ। मधु कांकरिया जी को घूमना पसंद है। वह जहां जाती हैं वहां के जनजीवन, संस्कृति, समाज को जानने का प्रयास करती हैं। मधु जी भारत के लगभग सभी राज्यों का दर्शन कर चुकी हैं तथा विदेश यात्रा में उन्होंने यूरोप के 7 देश हॉलैंड, जर्मनी, प्राग, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस की यात्रा कर चुकी हैं। कुछ उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। खुले गगन के सितारे, लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, कहानी संग्रह में, सामाजिक विमर्श में, अपनी धरती अपने लोग, टेलीफिल्म लेखन, रहना नहीं देश वीराना है। चलते मूल पाठ पर। यह पाठ है पुस्तक में। लेखिका लिखती हैं, मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे सितारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था यह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। तो इस पाठ में गैंगटॉक शहर के बारे में पहले बता रहे हैं और रात्रि के दृश्य को दिखा रहे हैं। तो हम यहां पर देखें, ये गूगल मैप में ये यहां पर आपका गैंगटॉक शहर है सिक्किम में। और जब रात के दृश्य को देखेंगे तो रात का दृश्य ये है। इसका अर्थ ये है कि जो इन्हें ऐसा लगता है कि जो तारे आसमान में टिमटिमाते हैं वो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जमीन पर ही टिमटिमा रहे हैं। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। अब यहाँ गैंगटॉक अर्थात गंतोक को बादशाहों का शहर कहा गया है। तो बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? देखिए, क्योंकि गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। ये पाठ के अंदर भी आएगा कि कितनी मेहनत करके पहाड़ी लोग सामान्य लोगों के लिए मार्ग का निर्माण करते हैं। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादू झालर। अर्थात जो रात्रि का वह दृश्य था, उस दृश्य में लेखिका ने अपने आप को बिल्कुल भुला दिया और वो शून्य में चली गई, अतीन्द्रिय हो गई, इंद्रियों से परे हो गई। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास मतलब उजाला। एक प्रार्थना होठों को छूटने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। अब देखिए, इस पाठ का जो शीर्षक आया है वो यहां से आया है और आप इसे समझेंगे। तो एक प्रार्थना उन्होंने करने लगी कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिम्रो कौशली। इसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो इस पूरी पंक्ति में से केवल शुरू की पंक्ति को इस पाठ का शीर्षक बनाया गया है। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहां की संस्कृति से भी हमारा लगाव हो जाता है और वहां के कुछ न कुछ शब्दों को भी हम जान जाते हैं। तो लेखिका ने यह प्रार्थना वहां से सीख ली थी और वो उस पाठ में कई बार इसका प्रयोग करते हुए दिखेंगे। अब लेखिका कहती हैं कि सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था। वो गैंगटॉक में रुकी थी रात को, अब यूमथांग जाना है। अब यूमथांग कहां पर है? वहीं पर ही लगभग 150 किलोमीटर दूर ये यूमथांग जगह है। ये देखिए, ये मैप में यूमथांग और ये यहां पर दिखाई दे रहा है यूमथांग।
और ये देखिए युमथांग की कुछ इंटरनेट से फोटो लिए जो कि युमथांग की दृश्यावली को दिखाता है कि कितना सुंदर लगता है, तरह तरह के फूलों से, फूलों की घाटियों से युमथांग वैली, इसका वर्णन वहां पर आएगा। आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि सवेरे यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हमें कंचनजंगा दिखाई दे जाती है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह ही बंद रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूं। रकम रकम अलग अलग रंग के। अब कंचनजंगा का एक दृश्य आप यहां देख लीजिए। ये कंचनजंगा की पहाड़ी है। इन फोटो को मैंने इंटरनेट से लिया है, तो अंतरजाल का भी आभार करता हूं मैं, आभार प्रकट करते हुए आपको आगे ले चलता हूं। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर की दूरी पर युमथांग था, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया। युमथांग का मतलब है घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। अब इनका जो गाइड था और ड्राइवर जो दोनों काम कर रहा था वो था जितेन नार्गे। वो बता रहा था कि मैडम आपको सारे रास्ते में बहुत घाटियां मिलेंगी और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। मैंने पूछा क्या वहां बर्फ मिलेगी? चलिए, तो जगह जगह गदराई पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। वो बौद्धों के द्वारा लगाए जाने वाले सफेद झंडे, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहां बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंग बिरंगी होते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। तो आपको इस गद्यांश में ये पता चला कि बौद्ध लोग सफ़ेद पताका मतलब सफ़ेद झंडे और रंग बिरंगे पताकाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। आत्मा की शांति के लिए और अहिंसा के प्रतीक के रूप में सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, और नई कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं। अब जैसे आप एक ये फोटो देखिए, ये रंगीन पताकाएं हैं। ये मसूरी का दलाई लामा हिल है। ये रास्ते में देखिए लगा रखा है। इनमें मंत्र लिखे रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि हवा इनसे टकरा करके और सात्विक हो जाती है, पवित्र वायु हम तक आती है। हिचकोली खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बता रहा था इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टोक। अब वो युमथांग जा रहे हैं, रास्ते में कवि लोंगस्टोक जगह पर रुकते हैं वो। अब जो गाइड है और जो ड्राइवर है, जो दोनों का काम कर रहा है जितेन नार्गे, उसने बताया यहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, पहली बात। और दूसरा, तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंते के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहां स्मारक के रूप में भी है। मतलब लेपचा और भुटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। मतलब एक तो यहाँ पर गाइड की शूटिंग हुई थी और दूसरी यहाँ पर एक शांति वार्ता हुई थी। कवि लोंगस्टोक का फोटो देखिए, ये फोटो है कवि लोंगस्टोक का। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र था, बौद्धों के मंदिरों में होता है। यह क्या? नार्गे कहने लगा मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है।
लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। प्रेयर व्हील, इसे देखिए, प्रेयर व्हील ऐसे होते हैं जो बौद्ध टेम्पल में लगे होते हैं। इनको घुमाते हैं, ओम मणि पद्मे हम का जाप करते हैं तो ये लगता है कि पाप धुल जाते हैं। अब यहां पर लेकर ये कह रही हैं, अपना मंतव्य दे रही हैं कि पूरे देश की आत्मा एक जैसी है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी धर्म को माने, किसी भी क्षेत्र में जाएं, प्रार्थनाओं के रूप अलग अलग हैं पर प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं एक ही हैं। मतलब कि पूजा के स्थलों में भेद हो सकता है पर पूजा के अंतिम लक्ष्य वही है, एक असीम सत्ता और बुरी बातों से निवृत्ति। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। अब आप समझिए, गैंगटोक गए हैं, गैंगटोक से वो यूमथांग जा रहे हैं, रास्ते में कबिलोंग स्टॉक देखा उन्होंने। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। ये रास्ते में उन्हें दिख रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा था क्योंकि हम हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लग गई थीं। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत का मतलब है तीव्रता से। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए निकल रहे हों। ये पहाड़ी रास्ते का वर्णन है। इस असीम असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। क्यों? मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य अर्थात सीन को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंड के निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, जल के झरनों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही यह तिस्ता नदी थी, पर यहां उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहले ही बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, मतलब खुश थी और चिड़िया के पंखों की तरह से हल्की थी। मुझे इतना आनंद आ रहा था। एक दृश्य आप तिस्ता नदी का देख लीजिए। ये तिस्ता नदी का फोटो है। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे बेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, फेन वाला झाग। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अब उन्होंने ये जगह देखी। फ्लैश चमकने लग गए। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए, व्यस्त हो गए। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल का ये चित्र देखिए। ये तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इसको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल कहते होंगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सीमाएं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लग गई। मतलब मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो गया, मतलब आनंद में हो गया। सत्य और सौंदर्य को छूने लग गया। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था।
इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। तामसिकताएं, बुराइयां। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे हैं। अनमनी सी में उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देख रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी कि अभी और बहुत कुछ प्रकृति से देखना बाकी है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया फाड़ते, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, स्वर्ग। नजरों के छोर तक खूबसूरती खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। छाया पहाड़ का भी एक दृश्य देख लीजिए। छाया पहाड़ वाला दृश्य रह गया। ठीक है, आपने देखे होंगे, एक तरफ धूप एक तरफ छाव रहती है। आश्चर्य, पलवर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, मतलब बहने वाले झरने, नीचे तेज से बहती तिस्ता नदी, सामने उड़ती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडो डेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरय बहती, और समय की इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। अब ये बड़ा मुख्य और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखिका को यह एहसास हुआ कि जीवन का आनंद क्या है? चलायमान सौंदर्य, मतलब चलते रहना वाली सुंदरता। अब चलते रहना क्या है? ये जिंदगी हमें सिखाती है कि झरने हमें सिखाते हैं कि हमेशा बहते रहो। तिस्ता नदी वेग से चलती है, वो हमें अपने वेग से की सीख देती है। धुंध उठते हुए हमें सीख देते हैं, बादल मंडराने की सीख देते हैं, मतलब चहलकदमी और गतिशीलता की। और जो फूल हैं वो हमें मस्ती का संदेश देते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा उपनिषदों का वाक्य है, चरय बहती चरण वही मधुविंदती, चलते रहो चलने पर ही तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, ये सीख हमें मिलती है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, कि तभी वे अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। अब आपने देखा, जो प्रार्थना इन्होंने शुरू में सीखी थी उसको जगह जगह पर प्रयोग कर रही हैं। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में, आलस्य वाली अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट जाएं, ऐसे मेरा ध्यान टूट गया। क्यों? लेखिका ने कुछ ऐसी चीजें देखी जिनको दुख दी। उन बातों ने, उनको मैंने एक अलग कलर में किया है। देखिए, मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष, मतलब अलग, कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। तो ये बातें उन्हें बड़ा दुख दिया, उन बातों ने, कि औरतें पत्थर तोड़ रही थी और काम करते समय अपने बच्चों को पीठ पर बांध रखा था। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग।
मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में, मतलब चुटीले अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, मतलब उनके नजदीक जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा कर रही हैं। बड़ा खतरनाक काम होगा ये, मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। तो संजीदा हो गया और खुश होते हुए कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा मुश्किल कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मरोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। इतनी मेहनत करती हैं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइट डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। अर्थात इन पर काम करना मृत्यु को झुठलाने जितना कठिन था। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, ये बिहार में है। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे, मतलब छाले, एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी एक तरह सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। वंचना मतलब उनसे दूरी, मतलब उन्हें बिहार के कुछ औरतों की भी इस तरह कहानी याद आ गई। तभी मेरी सहयात्री मणि, उनके जो साथ को पैसेंजर थी मणि थी, और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे दुखी देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन मैंने सोचा। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि लेखिका ने ऐसा क्यों माना कि वहाँ की जो पहाड़ी मजदूर हैं वो वेस्ट एट रिपेइंग हैं। क्यों? क्योंकि कम लेकर समाज को अधिक देती हैं। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और सारा खंडर ताजमहल सा बन गया था। मतलब एक खुशनुमा माहौल हो गया था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। एक ये बात लेखिका को बुरी लगी कि वहां पर बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए संसाधन नहीं थे। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहां कोई भी आपको चिकना बरबीला नहीं मिलेगा। बरबीला मतलब पेट निकला हुआ। यहां जीवन बड़ा कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पशुओं को पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढूंढते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी, सावधान कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक दिखे।
पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने वालों वाले याक दिखे। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। अब ये सब चीजें जो मैंने इस कलर से की हैं वो दुख दे रही हैं लेखिका को। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी और फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। एक दृश्य है जो लेखिका को बहुत अच्छा लगा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू क्या है, सिक्किमी ड्रेस है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनकी जवानी और मेहनत से दमकता उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच, मतलब गहरी हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। मतलब वो मुझे इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था इंद्रधनुष अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। अब वो एक पड़ाव और ले रहे लायुंग का। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहां निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर पर। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता हुआ झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट थी। आंखें अनायास भर आईं। मतलब ये दृश्य मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि उन्हें ऐसा लगा ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा है, ज्ञान उग रहा है। वहीं सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, एक दर्शन बन गया था, एक फिलोसॉफी बन गया था, एक ज्ञान का स्रोत बन गया था। तो लेखिका को वो माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में पकड़ा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहां जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, ऐसा हिंदू संस्कृति में होता है। तो क्या संकल्प करूं? लेखिका ने कहा मैंने सोचा कि पानी ले लूं, इतना पवित्र जल है। मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, लेकिन भीतर एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना थी। भीतर का सारा हलाहल, मतलब विषाक्तताएं और सारी तामसिकताएं, सारी बुराइयां दूर हो जाएं, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी से मोहक विराट में महक उठी। मस्ती और मादिकता का ऐसा मिश्रण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 साल की सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, हम सब अवाक उसे देखते रह गए। अवाक मतलब आश्चर्य से, स्पीचलेस होकर देखने लग गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद। लायुं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार ही था। सुबह में अकेली टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहां मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहां बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है और यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव
यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव का दृश्य दिखते हैं। ये वाला दृश्य कटा हुआ है। दो घंटे का लगभग सफर था। वह नवयुवक मुझे बता रहा था कि और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर चल दिया। अब आप देख रहे हैं वो गैंगटॉक गए, गैंगटॉक से युमथांग जा रहे हैं, काबिलोंग स्टॉक देखा और फिर वो लायुंग में रुके, युमथांग चले गए और वहां से कटाव जा रहे हैं। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादल में। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश। एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, मतलब रिएक्ट किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। तो आप ये देखिए ये कैसे कैसे स्थान हमारे भारत में आपको मिल जाएंगे। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते हुए पहाड़। अचानक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, राम रोछो। वो उछल पड़ा, अरे ये नेपाली कहां से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। अब यहां पर जो रामरोचो वर्ड आया, इसका अर्थ यह है कि हम जहां पर जाएं वहां के कुछ एक दो चार वाक्यों को हमें जरूर सीख लेना चाहिए। इससे हमें दूसरे की भाषाओं के प्रति भी लगाव होता है और वहां रहने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है। फिर इसने और क्या बोला, तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, मतलब वो भी खुश हो रहा था। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहां बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे पर मन वृंदावन हो रहा था, मस्त हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देख लूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहां झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं दिखी। धनाधन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वो उन्हें आत्मसात कर रही थी, फील कर रही थी। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी।
जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। इतनी शांति और इतनी सात्विकता वहां पर लेखिका को लग रही थी। और तभी दिमाग में कौन था कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। वृत्ति मतलब तरीका, टेंडेंसी। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, फिलोसोफर्स की तरह, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर नदियों का, हिम शिखरों का। तो ये देखिए कि जो हिम शिखर होते हैं वो हमारी पानी की समस्या का किस प्रकार से निदान करते हैं। तो नदियों के प्रति कृतज्ञता के भाव को दिखाया गया। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां थीं। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा है। अब अच्छे एक दो बातें आ रही हैं, प्रसंग आ रहे हैं। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को तकलीफ तो होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। तो ये सैनिकों के समर्पण भाव को दिखाता है। फिर भेंटूला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दी गई एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आउट टुडे फॉर योर टुमारो, हम आपके कल के लिए अपना आज देते हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में भी हम ठिठुरने लगे थे, हमारे जवान पौष और माघ में भी, दिसंबर जनवरी फरवरी में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने लोगों के जीवन अपनी मियाद से पहले ही खत्म हो गई। मियाद मतलब समय सीमा। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था, अब वापस जा रहे हैं। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल जितेन बताने लगा। बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज सजी हो। तो ये मैंने आपको एक दृश्य पहले दिखाया था युमथांग का, आप फिर से देख लीजिए कितने सुंदर घाटी वो लगती है। ये देखिए ये फूल, ये देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा देखिए, ऑल अबाउट युमथांग। यहां रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। अब एक और बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूं। तो ये देखिए क्या समग्रता का उदाहरण है। हम आज जो अपने प्रदेशवाद में बढ़ जाते हैं उसको ये घटना और ये प्रसंग तिरस्कृत करता है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं।
जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग उतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामना का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा, मतलब अलग अलग तरह की। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली के थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है, ऐसा उन्होंने मान्यता के बारे में बताया। तो उसका एक दृश्य है, ये फोटो देखिए। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है और हमारी मान्यता है कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालती हुआ, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं, इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। ये खेदुम का दृश्य है, ये वाला, ये खेदुम का दृश्य। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है। मैंने कहा गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, यूमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी समाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मैं मन ही मन कहते रही, जीप आगे बढ़ जाती है। तो ये पंक्ति अच्छी आई कि अन्वेषण ही सौंदर्य है, मतलब आगे बढ़ते रहना, नई नई खोजों को करते रहना ही सौंदर्य है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हमने साने साने हाथ जोड़ी पाठ को समझने की कोशिश की है। अगर आपको यह मेरे प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।